हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। तो आज के वीडियो सेशन के अंदर हम बेटा बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर 11 दे रखा है। प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसका चैप्टर 11 यानी फर्स्ट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का यही है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो बेटा जी, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो वर्ड्स दे रखे हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस और एक हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो, इसके अंदर टू वर्ड्स का एडिशन है, फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब तो होता है लाइट, फोटो मीन्स तो हो गया लाइट, और सिंथेसिस यानी बनना। तो लाइट से जो कुछ भी बनता है किस में बनता है? हायर प्लांट्स के अंदर। हायर प्लांट्स में कौन से देंगे आपको? एंजियोस्पर्म्स देंगे, एंजियोस्पर्म्स। देखिए, सारे प्लांट्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, बट इसके अंदर क्या है कि हायर प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की गई है। तो जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे। रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं, किन किन प्लांट ऑर्गन के अंदर, ऑर्गेनली के अंदर होती हैं, क्या रोल होता है उनका, क्या क्या इनकी रिएक्शंस होती हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी हाईलाइट्स करके हम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको हम डिटेल्ड इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया है इसमें, द ग्रीन प्लांट्स मेक अस रेदर सिंथेसिस द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर दे कोल्ड ऑटोट्रोप्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ये सिंथेसाइज करते हैं फूड को लाइट की प्रेजेंस में, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इनको हम क्या बोलने वाले हैं? ऑटोट्रोप्स बोलेंगे इनको, ऑटोट्रोप्स। अब इसके बाद में, द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs। तो कोई भी आप एनिमल ले लो वो हेटेरोट्रोप्स में आएंगे। हेटेरोट्रोप्स में क्यों आएंगे? ऑटोट्रोप्स में ओनली प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों आते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है वो ऑटोट्रोप्स में आते हैं। तो ऑटोट्रोप्स के अंदर मोस्टली आएंगे प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो भी फूड के लिए इनके ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोप। यानी ऑटोट्रोप तो वो हो गए जो प्लांट्स के अंदर आ गए, यानी जो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो तो हो गए ऑटोट्रोप्स। अब इसके बाद में हेटेरोट्रोप्स क्या हो गया? जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ए फिजिको केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे दिया है। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, वो क्या होती है? एक फिजिको केमिकल रिएक्शन। तो फिजिको का मतलब क्या हो गया? यानी फिजिकली कोई भी रिएक्शन होगी, और केमिकल प्रोसेस क्या होगा? यानी केमिकली कुछ बन रहा है या फिर कुछ टूट रहा है। फिजिकली यानी कुछ बाहर निकल रहा है और अंदर भी जा रहा है। तो इसमें फिजिको केमिकल प्रोसेस इसके लिए बोलेंगे। बाई विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करेंगे ये लाइट की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन है ये मोस्टली कैसी होगी? फिजिको केमिकल रिएक्शन। तो इसको फिजिको केमिकल क्यों बोलेंगे हम? देखिए, सिंपल टर्म्स में पढ़ते हैं। जब हम अर्ली क्लासेज के अंदर तो हमने यही पढ़ा था कि लाइट की प्रेजेंस में खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स, इतनी ही डेफिनेशन हमें पता थी। बट 11th क्लास की हम एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी हम नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कहीं से भी लाइन से उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको ये पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस को फिजिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स हो गया ये फिजिकल रिएक्शन है। यानी इसके अंदर CO2 है वो तो ऐड होगी, स्टोमाटा के द्वारा अंदर जाएगी, और O2 है वो बाहर आएगी। अब इसके बाद हो गया इसमें केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्यों बोलेंगे हम? इसके अंदर 6CO2 प्लस 6H2O मिलके क्या बना रहे हैं? लाइट क्लोरोफिल, और लाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं बच्चा? ये बना रहे हैं C6H12O6।
यानी ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इसके अंदर। तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम, ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। तो जितनी भी लिविंग फॉर्म्स है ना अर्थ के ऊपर, वो किस पे डिपेंड होती है एनर्जी के लिए? सनलाइट के ऊपर। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्यों है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इसके द्वारा दो रिएक्शंस हो रही हैं। एक तो ये प्लांट्स के अंदर फूड है वो स्टोर हो रहा है इसमें केमिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, और एक इससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन है, ये इसेंशियल है, इसेंशियल एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, इसलिए ये बेसिस होता है लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स। अभी फोटोसिंथेसिस के इसमें दो रीजन बता रखे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ द प्राइमरीली सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। तो सबसे पहला जो सोर्स हो गया बच्चा वो तो हो गया इसके अंदर ये फूड का सोर्स, ओनली सिंगल सोर्स फोटोसिंथेसिस है। अब इसके बाद में क्या है, इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इसलिए फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए आगे दिया है व्हाट डू वी नो। तो इसके अंदर देखिए आपको 10 पॉइंट्स पे बात की गई है बेटा। तो इसके अंदर हम मोस्टली ये क्लास जो हम है ना 3 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करके इस एनसीईआरटी हाइलाइट्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन देयर अर्लियर क्लासेज हैव शोवन दैट क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। यानी फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? लाइट तो सबसे पहले चाहिए, उसके बाद में ये सभी प्राइमरी रिक्वायरमेंट हैं। क्लोरोफिल होना चाहिए ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर। उसके बाद में लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, CO2 इसेंशियल होती है, CO2 की प्रेजेंस इसेंशियल होती है। अब ये हम फोटोसिंथेसिस के लिए जो अर्ली एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना स्टार्च फॉर्मेशन का, वो देखिए इसमें जैसे हम 2 लीव्स लेते हैं, एक तो होती है वेरीगेटेड लीफ और एक ये लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। तो देखिए वेरीगेटेड लीफ होती है, कौन सी होती है? जैसे एक लीफ है यहाँ पे देखिए आप, मैं लीफ बना रही हूँ आपके सामने, ये लीफ है। वेरीगेटेड लीफ कौन सी होगी? जिसके अंदर ऐसे येलो स्पॉट होंगे और बाकी के ये पार्ट इसका ग्रीन हो जाएगा, ऐसे येलो स्पॉट हो जाएंगे और ग्रीन पार्ट हो जाएगा ऐसे। और दूसरी लीफ हम कैसे लेंगे? जिसमें पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। तो ये पार्शियली कवर्ड होगी किससे? ब्लैक पेपर से, और बाकी की एक्सपोज होगी लाइट के सामने। तो हम इसमें क्या टेस्ट करेंगे? हमने स्टार्च टेस्ट है वो हमने देखा है पहले क्लासेस के अंदर, हमने किया भी है। दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस। तो जो वेरीगेटेड लीफ ली थी ना हमने, उसमें उसको हमने ना आयोडीन के सॉल्यूशन में जब दिया तो जहाँ पे ग्रीन पार्ट था ना, ग्रीन पार्ट, वहाँ पे कैसा कलर आया? ब्लू कलर आया। किसकी प्रेजेंस में? आयोडीन की प्रेजेंस में। स्टार्च टेस्ट किसकी प्रेजेंस में होता है? आयोडीन की प्रेजेंस में। और जहाँ पे येलो स्पॉट था वो क्या हो गया? रीजन हो गया येलो स्पॉट वाला, कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। तो जहाँ पे ग्रीन पार्ट है वहाँ पे ही स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उनके अंदर बनता है स्टार्च। अब इसके बाद में जो पार्ट लाइट की प्रेजेंस में था, लाइट की प्रेजेंस में था ना, अभी हमने इसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस का तो पता लगा लिया। अब जो लाइट की प्रेजेंस वाला है वो कैसे पता लगेगा? जैसे एक लीफ ली हमने ऐसे, अब इस लीफ को हमने आधा पार्शियली कवर किससे कर दिया? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया इसको। और हमने इसको क्या, इस प्लांट को, पोटेड प्लांट को कहाँ पे रखा? प्लांट लिया था हमने और इसकी एक लीफ होती है उसको हमने आधा कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। और जब हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे ना स्टार्च वाला,
तो देखिए ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट होगा, ये तो आयोडीन टेस्ट देगा पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट है ये आयोडीन टेस्ट देगा नेगेटिव। तो ये हो गई लाइट की प्रेजेंस का एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर CO2 की प्रेजेंस का। अनोदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेयर ए पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन विच अब्जॉर्ब CO2। तो अब जो हम लीफ लेंगे ग्रीन एकदम, और उसको हम किस में, टेस्ट ट्यूब के अंदर किस में बंद करेंगे, KOH सॉल्यूशन के अंदर, KOH जो कॉटन होता है ना उसमें हम रखेंगे। तो वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। अब इस सेटअप को, इसमें आधा तो क्या है कि KOH की कॉटन इसके ऊपर रखी हुई है, और दूसरा है वो लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज हो रहा है। तो ये देखिए टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स लेटर इन 2 पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो जहाँ पे KOH प्रेजेंट है ना बेटा, वहाँ पे कोई भी लाइट की प्रेजेंस में कोई भी स्टार्स टेस्ट नहीं आएगा, और जहाँ पे KOH प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। KOH नहीं है प्रेजेंट, एब्सेंट है, वहाँ पे टेस्ट आएगा पॉजिटिव स्टार्स का। तो क्यों आएगा ये, KOH क्या होता है कि ये यहाँ पे देखिए आपके सामने क्लियरली दिया हुआ है, विच अब्जॉर्ब CO2, यानी KOH का सॉल्यूशन क्या करेगा, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा, और लीव्स के अंदर CO2 नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वहाँ पे स्टार्च नहीं बन पाएगा लाइट की प्रेजेंस में। तो तीनों ही इसेंशियल हो गए, कि इसमें CO2 भी इसेंशियल है, लाइट भी इसेंशियल है, और क्लोरोफिल भी इसेंशियल है स्टार्च टेस्ट के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स है ना फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए किए गए हैं, तो वो इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं जोसेफ प्रिस्टले की। जोसेफ प्रिस्टले साइंटिस्ट थे, इनका एक्सपेरिमेंट का पीरियड क्या था, 1733 से लेके 1804 तक का। और इन्होंने 1770 के अंदर क्या किया, परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। किसको करने के लिए, द इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इसेंशियल रोल यानी ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर इसका एयर का क्या रोल होता है, इसको करने के लिए इन्होंने प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। और इसके बाद में रिकॉल किया है आपको, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। देखिए ऐसी ये लाइन पूछी भी जा सकती है। तो आप ना जितनी ज़्यादा हो सके NCERT की बार बार प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लेक्चर्स देखना है, और उसके बाद में आपको उनसे NCERT से मैच करना है, और उसके बाद में आपको उनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग डेली करनी है। तो आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तो इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 के अंदर प्रिस्टले ने। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे है ना डायग्राम दे रखा है, और इसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट शो किया था अपना। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक कैंडल लिया, यहाँ पे ये कैंडल प्रेजेंट है, और यहाँ पे माउस प्रेजेंट है, दोनों को यहाँ पे एक जार के अंदर इन्होंने बंद कर दिया था। तो थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि ये माउस तो है ना ये डेड हो गया, और कैंडल है ये बुझ गई। अब इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं और कैंडल दोनों एक ही चीज़ें यूज में ले रहे हैं, यानी एयर एक ऐसी ये एयर यूज में ले रहे हैं जो दोनों को ही फायदा कर रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया कि इसके साथ में मिंट का प्लांट रखा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मिंट का ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये रखा। तो इन्होंने थोड़ी देर बाद में क्या ऑब्जर्व किया कि मिंट के प्लांट की वजह से यहाँ पे माउस है वो भी जिंदा है, और कैंडल है ये भी जल रही है। तो इसका रीज़न क्या बताया उन्होंने कि जो चीज़ ये यूज में लेते हैं ना, माउस और जो बर्निंग कैंडल है, ये दोनों जिस चीज़ को यूज में लेते हैं, तो जिस चीज़ की ये कमी हुई थी यहाँ पे, उसको प्लांट्स ने दोबारा रिस्टोर कर दिया। यानी एयर का कोई पार्ट है जो हम यूज में लेते हैं, एनिमल्स भी यूज में लेते हैं, और बर्निंग ऑफ लाइट में भी वो यूज में आती है। तो वो क्या होती है, प्लांट्स के द्वारा रिस्टोर होती है। तो इसका मतलब इन्होंने he placed a mint plant in the same bell jar. He found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Priestley hypothesized as follows: plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. यानी breathing animals, जो एनिमल्स सांस लेते हैं, और कैंडल जो बर्निंग होती है वो जब रिमूव करते हैं ना कोई भी मटेरियल को एयर के अंदर, तो वो प्लांट्स से रिस्टोर कर देते हैं। तो कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कैंडल एंड ए प्लांट।
अब इन्होंने क्या किया, अब ऐसा ही सेटअप सेम टू सेम क्या किया, यूजिंग ए सिमिलर सेटअप एज द, अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने ये किया था प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने। अब उनके बाद में सीरीज आई थी एक्सपेरिमेंट की, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो किन्होंने किया था, जॉन इंजन होज नाम के साइंटिस्ट थे, 1730 के और 1799 से लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने क्या बताया था, द सनलाइट इज इसेंशियल टू द प्लांट्स, प्रूव दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर फोल्ड बाई बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। तो इन्होंने ये ही सेम एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या बताया कि ये जब जो भी ये प्लांट्स रिस्टोर करते हैं ना, जो एनिमल ब्रीदिंग में यूज में लेते हैं और प्लांट सॉरी जो बर्निंग कैंडल यूज में आती है ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल्स के अंदर, तो उसको रिस्टोर जब प्लांट्स करते हैं तो वो लाइट के प्रेजेंस में बनता है, वो जो भी मटेरियल है वो लाइट के प्रेजेंस में बनता है। इंजन होज इन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट शोज दैट द इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फाउंड फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। अब इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था सेम, एक तो किया था लाइट की प्रेजेंस में और दूसरा किया था लाइट की एब्सेंस में। तो जब लाइट की प्रेजेंस में किया तब तो ये पूरा सिस्टम ऐसे का ऐसे था, जब एब्सेंस में किया तो ये पहले की तरह जो ये एक्सपेरिमेंट हमने प्रिस्टले का देखा था वैसा ही ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने फाउंड किया। तो अब इसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये सब लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या लिया, एक एक्वेटिक प्लांट, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ वो एक्वेटिक प्लांट कौन सा था, हाइड्रीला प्लांट था, हाइड्रीला प्लांट था। और ब्राइट सनलाइट में इन्होंने रखा था इसको, तो एक प्लांट को हाइड्रीला पॉट को तो इन्होंने रखा सनलाइट के अंदर, और दूसरा जो पॉट था इसको इन्होंने रखा था बिना लाइट के, अब्सेंस ऑफ लाइट। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट्स का, उनके चारों तरफ क्या होते हैं, बबल्स होते हैं। जैसे ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे इन्होंने हाइड्रीला, ये ऐसे इन्होंने हाइड्रीला प्लांट रखा। अब यहाँ पे जैसे वाटर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा उनको, ये बबल्स मिलेंगे इनको, ग्रीन पार्ट्स के बाहर इनको पानी के अंदर बबल्स मिले। और जब सनलाइट में इन्होंने नहीं रखा ना, प्लांट को सनलाइट में नहीं रखा, तो वो वहाँ पे क्या थे, बबल्स अब्सेंट थे, बबल्स नॉट फाउंड, बबल्स आर अब्सेंट इन absence ऑफ लाइट। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑक्सीजन। तो इन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किया कि ये बबल्स जो थे ये ऑक्सीजन के थे। ही शोड दैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो इन्होंने ये सब बताया कि लाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है, और प्लांट है ना ये ऑक्सीजन का ग्रीन पार्ट जो होता है ना, ऑक्सीजन ग्रीन पार्ट प्लांट्स का होता है वो ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों वो इसके अंदर आया था, जूलियस वॉन सेक्स नाम के साइंटिस्ट थे 1854 के अंदर। इन्होंने एविडेंस दिया था कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, तो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ये इन्होंने बताया, यानी शुगर बनता है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं रहता प्लांट्स के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर रहता है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया, ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। तो इन्होंने क्या बताया कि ग्रीन पार्ट होते हैं ना वहीं पे ग्लूकोज बनता है और वहीं पे ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये जब पहले इन्होंने ग्रीन पार्ट बोला था वो बाद में स्टडीज़ में पता चला था कि ये क्लोरोफिल होता है। अब इसके बाद इनके बाद साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट थे जिनका एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था, तो सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बोलिए, देखिए आपको यहाँ पे दिया है, T.W. एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट थे। T.W. एंगलमैन यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड द इल्यूमिनेटेड ए ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन ए सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो देखिए इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताती हूँ थोड़ा। इन्होंने क्या किया कि एक क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा होता है,
ये ग्रीन एल्गा इन्होंने लिया यहाँ पे वाटर के अंदर, ये वाटर हो गया इसके अंदर। अब इन्होंने क्या लिया, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया लिए इस सस्पेंशन के अंदर। इन्होंने क्या लिए, एरोबिक बैक्टीरिया लिए। अब इन्होंने लाइट है ना, लाइट वो इसके ऊपर ऐसे एंटर करवाई लाइट, और बीच में इन्होंने रखा प्रिज्म। प्रिज्म रखा। प्रिज्म क्या होता है कि जो विबग्योर की लाइट होता है ना, उसको स्प्लिट करने का काम होता है। ये तो आ रही है स्ट्रेट लाइट, अब इसको स्प्लिट कर देगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। क्या करेगा ये प्रिज्म, अब इसको लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, यानी विबग्योर के अंदर डिवाइड कर देगा। तो ये देखिए इन्होंने क्या पता किया कि जहाँ पे ब्लू और द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। तो एरोबिक बैक्टीरिया थे, यानी एरोबिक बैक्टीरिया हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी। यानी ये क्लेडोफोरा है, ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, O2 रिलीज करेगा। और ये ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ये O2 की वजह से यहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगी वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी। तो इन्होंने प्रिज्म के अंदर वो लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। द बैक्टीरिया वर यूज्ड, ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। तो देखिए इसके अंदर जो लाइट आई ना, उसके जो ब्लू और रेड वाला रीजन था वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा मिले यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा बन रही है, यानी एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ पे ऑक्सीजन को यूज में लेने के लिए जाएंगी वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है। और ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है, इसका मीन्स इन्होंने क्या बताया कि यहाँ इस लाइट के इस रीजन के अंदर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रही है। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी। तो इन्होंने लाइट को स्प्लिट करके और लाइट के वेवलेंथ को इन्होंने पता किया कि ब्लू और रेड रीजन के अंदर लाइट के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये क्या था, सबसे पहले इन्होंने बताया ये था ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम था। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था कि फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज़्यादा बन रही है। इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसने क्या किया कि एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा होता है ना क्लोरोफिल ए और बी का, यानी कौन सी लाइट के अंदर, किस वेवलेंथ की लाइट के अंदर क्लोरोफिल ए ज़्यादा काम करेगा, किस वेवलेंथ की लाइट के अंदर क्लोरोफिल बी है ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये इन्होंने बताया। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ plant photosynthesis were known, namely the plant could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was then understood as। तो देखिए यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O मिलके यहाँ पे ग्लूकोज बना रही हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ये इंपीरियल इक्वेशन हो गई। वर CH2 रिप्रेजेंट ए कार्बोहाइड्रेट्स मिस ग्लूकोज ए 6 कार्बन शुगर, यानी CH2O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज को, ए 6 कार्बन शुगर को। अब इसके बाद में ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्न वॉन नील नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, उन्होंने अपनी स्टडी के अंदर ये बताया कि पर्पल और ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है उनकी भी। फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड और रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यानी इसके अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया, अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व क्या किया इन्होंने कि जो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है ना लाइट की प्रेजेंस में, तो इन्होंने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन होती है ना वो तो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड से आती है, ऑक्सीडाइज्ड जो होता है उस कंपाउंड से आएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो रिड्यूस होके क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए
ये यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। ये तो इस रिड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा। तो इसके बाद में इन्होंने कौन से साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऑक्सीजन है वो H2O से ही रिलीज होती है। तो ये कॉर्नवॉल नील नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीडाइज जो होता है वो तो ऑक्सीजन बनाएगा और रिड्यूस जो मॉलिक्यूल होगा वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो रिड्यूस तो होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीडाइज जो होता है वो होगा वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके बाद में H2O इज़ द हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन जो डोनर होगा वो तो होगा इसमें वाटर। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी इन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या नहीं करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। वेन H2S इंस्टीड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने अपना वर्क किया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के यूज में लेने से इन्होंने पता किया कि जब सल्फर रिलीज होती है ना तो वो हाइड्रोजन सल्फर जब यूज में आता है तभी वो सल्फर रिलीज करते हैं। तो इस बेस पे इन्होंने ये पता किया कि ऑक्सीजन है वो भी H2O से ही आती है। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। Hence, he inferred that the O2 evolved by the green plants comes from H2O, not from carbon dioxide. This was later proved by using radioisotopic technique. तो ये इसके बाद में किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था मैं आपको इसमें बता देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक थी ना ये किस साइंटिस्ट ने यूज में ली थी। रूबेन और कामेन नाम के साइंटिस्ट थे, रूबेन एंड कामेन नाम के साइंटिस्ट। इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज में ली थी। तो इन्होंने एक जब रिएक्शन करवाई तो एक तो इन्होंने लिया था O16 और O18 मॉलिक्यूल। तो O18 वाले से इन्होंने पता किया था, O16 तो कॉमन है, O18 वाले से इन्होंने पता किया था कि H2O से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब इसके बाद में द O2 रिलीज इज फ्रॉम वाटर, दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो। ये लाइन पहले भी देख ली हमने, रूबेन और कामेन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताई थी रेडियो आइसोटोप टेक्निक। तो CO2 के अंदर पहले इन्होंने जो मेन जो ऑक्सीजन होती है वो O16 ही होती है नॉर्मली। अब इन्होंने रेडियो आइसोटोप यूज में लिया O18। तो O18 यूज में लिया इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और फिर इन्होंने पता किया कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो O18 रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब इन्होंने पता किया कि वो जो ऑक्सीडाइज्ड होने वाला है जो मॉलिक्यूल वो है वाटर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट है Can you explain why 12 molecule of water as substrate are used in the equation given above? तो इसके अंदर क्या है कि पता करना है हमें कि 12 मॉलिक्यूल होते हैं ना वाटर के वो सबस्ट्रेट के रूप में यूज में लिए जाते हैं। इक्वेशन के अंदर क्यों लिए जाते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ना 12 होंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसमें 6 मॉलिक्यूल O2 के बनाने के लिए यूज में आते हैं। ऑक्सीजन है वो सिंगल थोड़ी, ये 6O थोड़ी रिलीज होगा, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल ही रिलीज होता है। तो इसलिए 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज में आते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पे प्लेस करेगा आप इसमें पता करना है। तो फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बट इट डज सो आल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यानी जो भी ग्रीन पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो वो सारे प्लांट के ऑर्गन फोटोसिंथेसिस करेंगे। कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अक्कर। तो कौन से पार्ट्स हैं जहाँ से फोटोसिंथेसिस होगा? तो देखिए एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट तो क्या होता है यूकेरियोट्स के अंदर होता है, और एक होगा बेटा क्रोमेटोफोर। तो ये किस में होगा? जो ग्रीन और सल्फर बैक्टीरिया थे ना उनके अंदर क्रोमेटोफोर के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। अब इसके बाद में हमें आगे पढ़ना कि द मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
तो मीजोफिल जो सेल्स होती है ना, जिनके अंदर क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये यूनिट होगी आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्टली। द क्लोरोप्लास्ट अलाइंग देमसेल अलोंग द वॉल्स ऑफ द मीजोफिल सेल सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। When do you think the chloroplast will be lined with their flat surfaces parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? तो देखिए, आपको मैं डायग्राम में यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये जैसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी मीजोफिल सेल है, इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ऐसे। अब ये क्या है कि लाइट के सॉरी इसके वॉल के ये ऐसे सरफेस के अलोंग में होते हैं, यानी यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, साथ में ऐसे वॉल के साथ में ऐसे फैले हुए रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं इसके साथ में, क्योंकि लाइट जैसे यहाँ से लाइट आ रही है तो ये ऑप्टिमम क्वांटिटी है ना लाइट की, वो अब्जॉर्व कर सकें, इसलिए अपने आप को क्लोरोप्लास्ट है ये वॉल के साइड में ही अपने आप को सिचुएटेड कर लेते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, जैसे दूसरी हम मीजोफिल सेल बनाते हैं तो ये कभी ऐसे भी हो जाते हैं, बीच में ऐसे परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल टू द सरफेस। तो ये पैरेलल क्यों हो जाते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी, जब बहुत ज़्यादा होती है ना लाइट इंटेंसिटी, लाइट बहुत तेज़ी से आ रही है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय होने का, ज़्यादा डैमेज होने का ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उसकी वजह से ये अपने आप को पैरेलली अरेंज कर लेते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट आएगी तब तो ये पैरेलली अरेंज होंगी, और जब नॉर्मल लाइट आएगी तो ये लाइट को एब्जॉर्प्शन के लिए अपने आप को वॉल के लाइन में सिचुएट करेंगे अपने आप को। अब इसके बाद हम बात करते हैं द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉन्स्टिटिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लेमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये तो क्या है, ग्रेना है, और दो ग्रेना को जो आपस में जो ग्रेना कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रोमा लेमिली प्रेजेंट है, ये ग्रेना प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये स्ट्रोमा अंदर भरा हुआ है इसके, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस मिलेगा आपको, स्ट्रोमा लेमिली, दो ग्रेना को आपस में ज्वाइन करने के लिए स्ट्रोमा लेमिली आती है, और ग्रेना है वो एक आपस में सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे। ये राइबोसोम प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम मिलेंगे आपको यहाँ पे, 70S राइबोसोम, और लिपिड के ड्रॉपलेट्स हैं। देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कि लेबर का डिवीजन होगा, यानी कैसे कैसे वर्क होता है उसका डिवीजन होता है इसमें। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। तो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोलोगे आप इसमें, ग्रेना को बोलोगे। तो ग्रेना है ये, इसके अंदर क्या करेगा, मोस्टली लाइट एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगा, ट्रैप करेगा लाइट को, और इसके बाद में क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा एटीपी और एनएडीपीएच को। ये क्या होते हैं, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने का वर्क करेगा। अभी स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो क्या करेंगी, शुगर को सिंथेसाइज करेंगी, विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। शुगर सिंथेसाइज करके उसको टर्न कर देती हैं स्टार्च के अंदर। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राउन आर कोल्ड लाइट रिएक्शन। यानी जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है ना रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट से अटैच होते हैं। अब इसके बाद हम बोलेंगे जो लास्ट वाली जो रिएक्शन है स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली लाइट ड्राइवन नहीं होती, बट क्या करती हैं वो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं ना एटीपी और एनएडीएच, उसके ऊपर डिपेंड होती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है मोस्टली डार्क रिएक्शन,
अब यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे तो होगा लाइट रे, फिर ये NADP और NADPH बनाएंगे। अब ये ट्रांसफ़र कर देंगे ATP और NADPH को स्ट्रोमा के अंदर। अब स्ट्रोमा की रिएक्शंस है वो क्या करेंगी, शुगर बनाएंगी और इसको स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। अब इसके बाद में आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कितने टाइप के पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली। तो देखिए वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी पेपर क्रोमेटोजोग्राफी है उससे क्या होता है कि सेपरेट किया जाता है इन पिगमेंट्स को, फोटो पिगमेंट्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको इसमें सेपरेट किया जाता है। एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट सो दैट द कलर दैट वी सी इन लीव्स इज ड्यू टू नॉट ड्यू टू ए सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू फोर पिगमेंट्स। तो ये जो कलर होता है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या कि कलर का डिवीजन हो जाता है, यानी जो भारी होंगे पिगमेंट वो नीचे रह जाएंगे तली के अंदर और जो हल्के पिगमेंट्स होंगे वो ऊपर आएंगे और फिर उनको कलर देके और फिर उससे पता किया जाता है कि कौन कौन से पिगमेंट, कितने टाइप के पिगमेंट हैं। तो इसमें सिंगल पिगमेंट नहीं होता, 4 टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। इसमें जेंथोफिल और कैरोटीन 2 होंगे, जेंथोफिल एंड कैरोटीन। कैरोटिनॉइड्स 2 होते हैं और ये सारे क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो क्लोरोफिल ए है, ये पेपर क्रोमेटोग्राम के ऊपर कौन सा कलर देगा आपको, यहाँ पे देखो ब्राइट और ब्लू कलर। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये क्या है, क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल बी कैसा कलर देगा, येलो और ग्रीन कलर देगा, यानी ये देखिए लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला क्लोरोफिल बी का। अब जेंथोफिल कैसा देंगे इसके अंदर, जेंथोफिल बेटा देंगे इसमें येलो कलर, ये जेंथोफिल है ये येलो कलर देंगी। और कैरोटिनॉइड है ये येलो भी दे सकते हैं और ऑरेंज कलर भी दे सकते हैं, जो इसमें बताया नहीं गया है, येलो ऑरेंज या येलो कलर भी दे सकते हैं। तो कैरोटिनॉइड है वो मोस्टली येलो कलर देंगी। ब्राइट और ब्लू कलर देगा क्लोरोफिल ए। मैन पिगमेंट्स होता है ब्लू ग्रीन एल्गिजन जिसको हम बोलते हैं, उसमें मैन पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जिसका ब्लू और ग्रीन कलर होता है। अब क्लोरोफिल बी है ये येलो ग्रीन कलर देगा, लाइट येलो ग्रीन कलर। अब इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिए, सॉरी आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं। तो सबसे पहला तो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, यानी लाइट कौन से लाइट वेवलेंथ की है वो यहाँ पे देखिए आप, लाइट दे रखा 400, 500, 600 और 700, 4 तरह का आपको वेवलेंथ ले रखा है लाइट का। यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, यहाँ पे 700। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लाइट अब्जॉर्प्शन है ना वो क्लोरोफिल ए कहाँ पे कर रहा है, 400 से लेके 700 के बीच में ही ये तीनों पिगमेंट मोस्टली लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो आपका विजिबल लाइट में होगा, यानी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, यानी विजिबल लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा देखने को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मेजर्ड बाई रिलीज। तो देखिए ये है 400, 500, 600 और 700। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो कब रिलीज होती है, 700 के ऊपर होगी यहाँ पे देखिए आपको, और 400 के ऊपर होगी। यानी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का जो सबसे ज़्यादा वर्क का प्रोसेस होगा वो आपको 400 पे और 700 पे होगा। अब इसके बाद में आपको दे रखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन। तो इसमें आपको ये यहाँ पे जो आपको दे रखा है डायग्राम, इसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों को साथ में मैच करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ये किसका हो गया, क्लोरोफिल ए का हो गया। और सबसे बेस्ट मैच किसके साथ में कर रहा है, ये क्लोरोफिल ए के साथ में एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो मैन पिगमेंट है ना वो हो गया क्लोरोफिल ए, क्योंकि एक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों स्पेक्ट्रम है वो कहाँ पे मैच होते हैं, क्लोरोफिल ए के साथ में मैच होते हैं। मोस्टली क्या है कि बच्चों ये जो आपको 3 यहाँ पे डायग्राम दे रखे ना, इस डायग्राम से ही आप क्लियरली पता लगा सकते हो कि मैन पिगमेंट कौन सा है। तो मैन पिगमेंट देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है, किसका हो रहा है,
क्लोरोफिल ए का। यानी मेन फोटो पिगमेंट कौन सा, इस पूरे पैराग्राफ का सार यही निकलता है कि मेन जो पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए, जिसके पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों इक्वली मैच हो रही हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें दिया है मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी ब्लू और जो रेड रीजन है उसके अंदर क्या है कि मोस्टली फोटोसिंथेसिस है, ये सबसे ज़्यादा बनता है, फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम यानी 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। अदर थाइलाकोइड पिगमेंट्स लाइट क्लोरोफिल बी, यहाँ पे देखिए मिस हो गया, क्लोरोफिल ए आएगा यहाँ पे। अदर थाइलाकोइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनोइड्स। ये तीनों पिगमेंट क्या होते हैं, मोस्टली एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स का वर्क क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए तो हो गया मेन पिगमेंट, अब क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनोइड्स, ये तीनों क्या हो गए, एसेसरी पिगमेंट हो गए। और इनका क्या वर्क होता है, एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टू एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। यानी ये तीनों लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इसकी जो अपनी लाइट एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। They not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photo oxidation। यानी फोटो ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या हो गया कि क्लोरोफिल ए जो होता है ना, उसके बाहर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्या होता है क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए ये सिक्योर हो जाता है। तो दोनों ये ट्रांसफर भी करते हैं और इसको फोटो ऑक्सीडेशन से भी क्लोरोफिल ए को बचाते हैं। अब इसके बाद आती है बात, व्हाट इज द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मोस्टली क्या है, तो फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट अब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हायर एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो फोटोकेमिकल फेज क्या होती है कि लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और एक हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट बनता है, जिस वो क्या होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। तो एटीपी है ये तो बनेगा ऑक्सीडेशन से और एनएडीपीएच है ये बनेगा रिडक्शन से। सेवरल प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन इसमें मोस्टली कौन सी होगी, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स ही होते हैं मोस्टली। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड द फोटोसिस्टम सेकंड। यानी ये फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड होते क्या है, मोस्टली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी लाइट को कैच करते हैं और फिर उनसे उनको ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। किस पे ट्रांसफ़र करते हैं, फोटोसिस्टम्स के अंदर। तो दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। तो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड है, ये डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं, ना कि वर्क के अकॉर्डिंग। द LHC आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड टू ए प्रोटीन। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किससे बने होते हैं, इसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 100 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी 100 पिगमेंट्स क्लोरोफिल के प्रेजेंट होते हैं इसमें। ईच फोटोसिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि इसको एंटीना भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीनी भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे छोड़ के किसको, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन यहीं पे होती है, बाकी के सारे जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं, यानी लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, वो कैच करते हैं। दिस पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर इफिशिएंट बाय अब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी ये इफिशिएंट बनाएंगे किसको, जो पिगमेंट्स होते हैं ना एसेसरी पिगमेंट्स, वो लाइट को अब्जॉर्ब करके और उससे
जितनी तरह की वेवलेंथ की लाइट आएगी उसको इफिशिएंट बनाएंगे फोटोसिंथेसिस को। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, यानी रिएक्शन सेंटर है वो बेटा किससे बनेगा, क्लोरोफिल ए से बनेगा, यानी रिएक्शन है वो क्लोरोफिल ए में ही होगी। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम इन, तो रिएक्शन सेंटर क्या होगा, दोनों फोटो सिस्टम के अंदर अलग अलग होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट इज द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन अब्जॉर्ब पीक एट P700, और इसके बाद में इसको P700 बोलेंगे। और फोटो सिस्टम सेकंड है ये 680 नैनोमीटर की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमली, तो उसको हम बोलेंगे P680, यानी दो फोटो सिस्टम होंगे, एक के अंदर तो P700 की लाइट एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन सेंटर बनाएगा, और दूसरा फोटो सिस्टम सेकंड है वो रिएक्शन सेंटर बनाएगा P680 की। अब इसके बाद आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना उसमें मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन डोनर प्रोसेस होती है ये, और इससे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं, दोनों प्रोसेसेस होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है ना वो कैसे होता है इसमें, तो सबसे पहले क्या होगा, इन फोटो सिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर्स लाइट। 680 नैनोमीटर की लाइट है उसको अब्जॉर्व करेगा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए किसमें, फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कोजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू, और ये कौन सी लाइट होती है, इस पर रेड लाइट होगी, रेड लाइट है ये किसको कोज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने का, यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो वहाँ से रिलीज होंगे, जंप होंगे और एटॉमिक न्यूक्लियस से ऑर्बिट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन है ये एटॉमिक न्यूक्लियस से ऑर्बिट कर जाएगा यानी बाहर चला जाएगा। These electrons are picked by an electron acceptor which passes them to an electron transport system। तो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसके द्वारा पिक कर लिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये किसमें, इसमें फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है ना बेटा जी उसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फियोफाइटिन होता है, फियोफाइटिन होता है। रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ना फोटो सिस्टम सेकंड के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटिन होता है। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, कॉन्सिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स, यानी साइटोक्रोम्स के बने हुए इसमें सिस्टम मिलेंगे आपको जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होते रहेंगे। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल मोमेंट क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म पे हम इसको समझते हैं, तो ये एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल होता है, यानी जिसके अंदर एनर्जी पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर नहीं रखेगा, वो जिसकी एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होता है। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। अब ये यूज में नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स, ये ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा पास होते रहेंगे। आर पास्ड ऑन द, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में रिएक्शन सेंटर कौन सा है, P700। यहाँ पे देखिए ये P700 है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में है। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 700। अब इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब इसके अंदर P700 नैनोमीटर की लाइट आएगी तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। दैट हैज़ ए ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। अब इसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, तो ये कम रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउन हिल अगेन। अब ये क्या करेंगे, ये जो ट्रांसपोर्ट इस इलेक्ट्रॉन का हो रहा था ना ये दोबारा से डाउन हिल होगा। दिस टाइम टू ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADPH प्लस। तो NADPH जो प्लस जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कंपाउंड है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है ये डाउन हिल मोमेंट करेगा। दिस एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेज NADP प्लस टू NADPH प्लस। तो ये
इलेक्ट्रॉन को इसमें मूव करेगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH प्लस H प्लस में, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड अपहील टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन टू फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो देखिए ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, कौन सा था ये, फोटो सिस्टम सेकेंड का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर, फिर ये पहले तो इसने डाउन हिल मोमेंट किया, फिर दोबारा से अप हिल मोमेंट किया, और ये यहाँ से दोबारा से डाउन हिल मोमेंट किया, और डाउन हिल मोमेंट करने के बाद में इसमें क्या हुआ, ये जो NADPH था, NADP प्लस था, वो NADPH प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी इसके अंदर एनर्जी रिच कंपाउंड बन गया। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू NADPH रिड्यूसिंग इट टू NADPH प्लस H प्लस इज कॉल्ड द जेड स्कीम। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो ATP होता है वो तो किसका कंपाउंड होता है, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन से ATP बनेगा, और ये किससे बनेगा, रिडक्शन से बनेगा। ये तो बटा बनेगा रिडक्शन से, और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होगा, इसमें ATP बनेगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये जेड स्कीम बन गया, यहाँ से ऐसे ऐसे जेड स्कीम बन गया। तो दोनों फोटो सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन दोनों मिलके क्या करेंगे, जेड स्कीम बनाएंगे। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रिडक्स पोटेंशियल स्केल, यानी रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर ये सारे, सबसे पहले इसमें फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर लाइट आएगी, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर इसको ट्रांसफर करेगा। अब फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर भी लाइट आए, फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर लाइट आएगी, ये दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, और यहाँ से NADPH यानी रिडक्शन मॉलिक्यूल बनेगा, जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर आपको यहाँ पे ATP भी रिलीज होगी। अब नेक्स्ट है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए इसमें पढ़ा था, लाइट अब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगी। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स बन गया। वाटर की स्प्लिटिंग है वो कहाँ पे होगी, हाउ डज फोटो सिस्टम सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली। तो फोटो सिस्टम सेकेंड है ये कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से सप्लाई कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड मस्ट बी रिप्लेस्ड, दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, आप यहाँ पे देखिए क्लियरली। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जा रहे हैं बार बार, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर जाते रहेंगे वाटर स्प्लिटिंग में। तो इसलिए ये फोटो सिस्टम सेकेंड लगातार है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता रहेगा। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम सेकेंड, यानी वाटर स्प्लिटिंग जो होती है वो किससे अटैच होती है, फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड होती है। वाटर किस में स्प्लिट होता है, 2H प्लस में, हाइड्रोजन आयन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। दिस क्रिएट ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में रिलीज हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन्स नीड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाई फोटो सिस्टम सेकेंड। अब ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है ये ट्रांसफर करेगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा। We need to emphasize here that the water splitting complexes is associated with the photosystem second, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनर साइड जो होगी ना थाइलाकोइड की, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज। तो प्रोटॉन्स तो होते ना बेटा, ये तो किसके अंदर कर जाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन है वो तो ल्यूमेन के अंदर रिलीज होंगे, और ऑक्सीजन है ये बाहर रिलीज हो जाएगी। समझ गए आप, ल्यूमेन के अंदर क्या रिलीज होगा, इसमें हाइड्रोजन आयन, और ऑक्सीजन है ये
आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन से रिलीज हो जाएगी। अब इसके बाद आती है बेटा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीन्स क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होना, किसमें, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी प्रोड्यूस होना, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये साइक्लिक भी होता है और नॉन साइक्लिक भी होता है। तो कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जो भी एनर्जी होती है ना उसको ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के अंदर स्टोर करते हैं बॉन्ड एनर्जी के अंदर, यानी एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको जब उनको ज़रूरत होती है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में चेंज कर लेते हैं। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स, दिस प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए एटीपी कहाँ पे बनेगी, यहीं पे क्लियरली आपको दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बनेगी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बनेगी। इसको क्या हम बोलेंगे, फोस्फोराइलेशन बोलेंगे हम इसको। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एटीपी किससे बनेगी, एडीपी और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है ना, यहाँ पे देखिए एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। When the two photosystem works in a series, first photosystem second and then photosystem second first, यानी सबसे पहले वर्क किसने करना शुरू किया, फोटोसिस्टम सेकंड ने, उसके बाद में फोटोसिस्टम फर्स्ट। ए प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं ना, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड, तो वो कौन सा होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। The two photosystem are connected through an electron transport chain as seen in earlier in Z scheme, यानी Z scheme क्या होगी, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड और Z इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, Z स्कीम। Z स्कीम क्या होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या बनेंगे, एटीपी और NADPS दोनों बनेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इसके बाद में जब ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो ही फंक्शनल होता है, तब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से वो सर्कुलेटेड होके वहीं फोटोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे और फोस्फोराइलेशन करेंगे साइक्लिक फ्लो के अंदर। तो देखिए इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से दोबारा मूव करके क्लोरोफिल पी से जो रिएक्शन सेंटर होता है ना फोटोसिस्टम फर्स्ट, उसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे रिलीज होती है एटीपी ओनली। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, उसका प्रोडक्ट तो क्या होंगे, एटीपी भी होगा और NADPH भी होगा। अब इसके बाद में फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर ओनली क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लेमिली, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये स्ट्रोमा लेमिली के अंदर मिलेगा। द मेम्ब्रेन और लेमिली ऑफ द ग्रेना है बोथ फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो लेमिली जो होती है ना, मेम्ब्रेन जो होती है, लेमिली ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। एंड द स्ट्रोमा लेमिली मेम्ब्रेन्स लेक फोटोसिस्टम सेकंड, यानी स्ट्रोमा जो प्रेजेंट होगा ना, स्ट्रोमा लेमिली, यानी ग्रेना जो लेमिली होंगे, ग्रेनम यहाँ पे है, इसमें तो दोनों फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों प्रेजेंट होंगे। और जो स्ट्रोमा लेमिली है, स्ट्रोमा लेमिली जो कनेक्ट करता है उसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, ओनली फोटोसिस्टम सेकंड। एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, फोटोसिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम। दीज द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन द NADP प्लस बट इज साइकल्ड बैक टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये साइकिल किसके अंदर कर जाएंगे, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर दोबारा साइकिल कर जाएंगे, NADP प्लस को रिक्वायर नहीं होंगे थ्रो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ऑन इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो मैंने सब पहले ही आपको बता दिया कि जो नॉन साइक्लिक है उसके अंदर तो ATP और NADPS दोनों बनेंगे, और जो फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड का है यानी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, उसका ओनली प्रोडक्ट होगा ATP सिंथेसिस but not of NADPH plus H plus. Cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगा, जब 680 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट ही अवेलेबल होगी, यानी ओनली P70 की जो लाइट अब होगी तब तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। और जब दोनों P680 और P700 दोनों अवेलेबल होंगी ना, तब आपको दोनों यहाँ पे मिलेंगे,
नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा। तो आपको ये यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया। अब कीमियो ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा जी हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें। नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।